नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप देख रहे हैं मेडल स्कॉलर, आपका अपना फैमिली चैनल। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, आज का जो विषय है वो है क्या होती है रजिस्ट्री, कैसे होता है जमीन का रजिस्ट्रेशन और किन किन विलेखों से जमीन हो सकती है ट्रांसफर। ये वो गंभीर विषय है जिसकी चर्चा हम परिवार में करते ही नहीं। और दाएं बगा है, अगर बच्चों ने पूछ भी लिया कि पापा दादा क्या होती है रजिस्ट्री, तो हम कह देते हैं कि आप अभी बहुत छोटे हो, बड़े होके पता चलेगा। लेकिन समय का चक्र बड़ा बलवान होता है। समय के साथ अगर बच्चों को आपने ट्रेनिंग पास नहीं की या आपके पास जो हुनर है वो पास नहीं किया, तो हो सकता है वो हुनर आपके साथ ही चला जाए। यही कारण है कि हर वो छोटी चीज़ जो परिवार को 2 स्टेप आगे बढ़ाएगी, परिवार का भला करेगी, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, मेडल स्कॉलर हमेशा उस चीज़ को छूता है। आज का विषय चूज करने के पीछे बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि आज वो विद्यार्थी हैं, कल को शादी होगी, परिवार की जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि ज़मीन का लेन देन कैसे होता है, रजिस्ट्री कैसे होती है, किस तरह सील डीड तैयार की जाती है, और इसका खामियाजा हम सब परिवार उठाते हैं। आर्थिक मोर्चे पे तो हमें नुकसान होता ही है, समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी मिल जाएंगे जो बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। यानी आपको अपने राइट्स अगर पता हैं तो आप उन समाज के धोखेबाजों से बच सकते हैं, उन सब चीटरों से बच सकते हैं जो हर पल पर दाहे बगाए आपके चारों तरफ खड़े रहते हैं। यही कारण है आपको तैयार करने के लिए, आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे हर उस विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के लिए जो आज अपने अध्ययन में व्यस्त है, लेकिन ऐसी न्यूज़, हमारे चारों तरफ समाचार, बहुत सारे अखबार आते हैं, बहुत सारी समाचार चलते रहते हैं, यूट्यूब समाचारों से भरा हुआ होता है, लेकिन काम की बात क्या है, मुद्दे की बात क्या है, ऐसा मुद्दा जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करे, उस मुद्दे की बात नहीं करता। हर कोई चैनल छोटी सी सूचना देकर के अपने कोर्स बेचने को उतारू होता है, यानी आपके अपनी गाड़ी कमाई को लूटने के लिए हर आदमी तैयार है। लेकिन मेडल स्कॉलर ऐसा होने नहीं देगा। आपके हर रुपए का हिसाब रखेगा, आपका भला सोचेगा, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यही कारण है कि आज का विषय हमने चूज किया है। ये तो एक स्टेप है, धीरे धीरे हम आपको इतना आगे बढ़ा देंगे, इतना आगे आपको एडवांस कर देंगे कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जो जिंदगी में काम आए और आपको पता ना हो। होने वाले भविष्य के नागरिक, हमारे प्यारे विद्यार्थी, एक सशक्त नागरिक बने। संगठित संगठन में ही शक्ति होती है। परिवार को आगे बढ़ाएं, मिलजुल कर आगे बढ़ें, तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिक अगर हमें सुन रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जो भी हुनर है अपनी छोटे छोटे बच्चों को सिखाएं, परिवार को बताएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे आज कंप्यूटर के युग में उनको प्राथमिकता नहीं देते हों। आपके हुनर को वो कहते हो कि ये तो आपके टाइम की बात है दादाजी, अब ऐसा नहीं होता। लेकिन हुनर हुनर होता है। विद्यार्थियों समझिए, जिंदगी में कब कौन सी चीज़ आपको काम आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, और उस समय आप दादा या दादी को याद करेंगे कि आज उन्होंने वो चीज़ मुझे सिखा दी, आज मेरे वो काम आ रही है। समय का चक्र को कोई नहीं पकड़ सकता है। आज आप बहुत ज़्यादा धनवान हैं, प्रकांड हैं, नॉलेजेबल हैं, लेकिन नॉलेज समय के साथ बदलती है और चीज़ें भी बदलती रहती हैं। तो यही कारण है, सम्मान दीजिए अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, सीखिए उनसे वो गुण रहस्य जो जिंदगी में वर्षों तक थपेड़े खाने के बाद उन्होंने सीखे हैं। उस सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखिए। माता पिता से पूछिए कि किस तरह मेहनत करके उन्होंने आज जो प्रॉपर्टी या संपत्ति आप देख रहे हैं उसको सहेजा है। आपकी एक गलती उस संपत्ति को उन समाज के चुंगलखोरों के पास भेज सकती है। आपकी एक गलती बर्बाद कर सकती है। वर्षों की जो दादा दादी और माता पिता की मेहनत है उसे कोई लूट के ले जा सकता है। यही कारण है कि क्या होती है रजिस्ट्री, कैसे होता है जमीन का रजिस्ट्रेशन और किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जब करेंगे आप ट्रांसफर। आइए देखते हैं इस पूरे वीडियो को, और पूरे वीडियो को पूरे परिवार के सदस्यों को भी देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुद्दे बार बार नहीं आते। कोई आपको बार बार सजग करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन मेडल स्कॉलर से आप जुड़े हैं तो हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आपके परिवार के सदस्यों को हम आगे बढ़ाएं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस बहुत अच्छे टॉपिक की। साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, आपने लोगों को जमीन खरीदते बेचते हुए देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि जमीन का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्री कैसे होती है? हम आपको दे रहे हैं रजिस्ट्री और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी तमाम जानकारी। आपने अक्सर लोगों को जमीन खरीदते या बेचते, या खुद भी कभी जमीन खरीदते या बेचते हुए पाया होगा, या फिर जमीन की खरीदारी या बिक्री से संबंधित बातचीत करते हुए तो सुना ही होगा। अपने जीवन में व्यक्ति जमीन को काफ़ी महत्व देता है। इतना ही नहीं, इसके लिए लोग अपने जीवन भर की कमाई दांव पर लगा देते हैं, तब जाकर जीवन में सबसे महंगी खरीद की जाती है।
लोग अपनी जमा पूंजी से बैंक बैलेंस, सोना चांदी, व्यापारिक लाभ के अलावा संपत्ति को भी शामिल करते हैं। इस संपत्ति में अधिकांश लोग जमीन को तरजीह देते हैं और जमीन आखिरकार कैसे खरीदी जाती है, जमीन का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है, रजिस्ट्री कैसे होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जमीन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यानी सेल डीड कैसे होती है रजिस्टर्ड उसकी। जमीन खरीदने के लिए लोगों को रजिस्ट्री करानी होती है। रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया बैनामा या सेल डीड रजिस्टर्ड कराने को होती है। अधिकतर विद्यार्थियों ने बैनामा शब्द सुना होगा, तो जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें पता है बैनामा क्या होता है, लेकिन नए विद्यार्थी इसे अच्छे से समझ लें। इंग्लिश में इसे सेल डीड कहते हैं, यानी एक तरीके से दो व्यक्तियों के बीच में जो लेन देन होता है जमीन को लेकर के या प्रॉपर्टी को लेकर के, उसे बैनामा कहा जाता है। सबसे पहले जमीन का खरीदार और विक्रेता को आपसी सहमति से बैनामा तैयार करवाना होता है। इसके बाद इस बैनामा के आधार पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जिस जमीन की रजिस्ट्री की जा रही है उसके दस्तावेज और क्रेता विक्रेता के फोटो आदि ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सेल डीड को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचना होगा, जहां सब रजिस्ट्रार जांच आदि के बाद बैनामा को रजिस्टर्ड कर देते हैं। वैसे तो मोहर आदि लगाकर ओरिजिनल बैनामा उसी दिन वापस कर दिया जाता है, लेकिन यह बैनामा खरीदार को अगले दिन भी दिया जा सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे अच्छे से समझ लें कि होता यह है कि जब दो व्यक्ति सहमत हो जाते हैं कि हमें प्रॉपर्टी का लेन देन करना है, तो हम जाकर के बैनामा तैयार कराते हैं यानी सेल डीड तैयार कराते हैं और उस सेल डीड पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। उसे ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया जाता है रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर और उसे स्टाम्प वगैरह लगा करके आपको वापस कर दिया जाता है। तो ये तो प्रक्रिया होती है सेल डीड की। अब देखते हैं क्या होती है रजिस्ट्री और किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जिनसे जमीन हो सकती है ट्रांसफर, या कौन कौन से ऐसे मेथड हैं यानी कौन कौन से ऐसी डीड हैं जिनसे आपकी जमीन को ट्रांसफर किया जा सकता है। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों और मेरे प्यारे साथियों, क्या होती है रजिस्ट्री? प्रॉपर्टी खरीदने पर उसके मालिकाना हक को विक्रेता से क्रेता के पक्ष में ट्रांसफर करवाना ही रजिस्ट्री कहलाता है। यानी विक्रेता जो है उसके पास जितने तमाम अधिकार हैं अब क्रेता के पास आ जाएं, यानी जो आदमी जमीनें बेच रहा है उससे खरीदार के पास उसके हक आ जाए, उसे ट्रांसफर हो जाए, यानी पेपर पर वो आप मालिकाना हक आपके पास आ जाए, उसे कहते हैं रजिस्ट्री। साधारण शब्दों में कहें तो किसी जमीन के मूल दस्तावेजों पर उसके विक्रेता मालिक का नाम हटाकर क्रेता मालिक के नाम को दर्ज कराना ही रजिस्ट्री है। यानी जो बेच रहा है उसके नाम को हटा दें, जो खरीद रहा है उसके नाम को जोड़ दें, तो इसे कहते हैं रजिस्ट्री। भारत में रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके आधार पर जमीन की खरीद फरोख्त चलती है। किन किन दस्तावेजों यानी मेथड से जमीन हो सकती है ट्रांसफर, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल डीड से आप ट्रांसफर कर सकते हैं जिसे बैनामा कहते हैं। क्रेता और विक्रेता मिलकर तहसील में जमीन खरीदने या बेचने के लिए सेल डीड तैयार करवाते हैं। ये एक तरह से दोनों पार्टियों यानी क्रेता और विक्रेता के द्वारा किए गए समझौते का कानूनी विलेख होता है जो संपत्ति के सौदे को दर्शाता है। इसमें क्रेता और विक्रेता की समस्त जानकारी होती है, संबंधित जमीन का नक्शा, गवाह, स्टाम्प आदि होते हैं। इस डीड में समझौते की उन शर्तों को शामिल किया जाता है जिन पर बिक्री निर्धारित हुई है। इसके जरिए ही विक्रेता क्रेता को जमीन का अंतिम कब्जा देता है। यानी जो शर्तें होती हैं जमीन लेने के लिए, यानी आप जब सेल डीड तैयार कराते हैं तो मकान के नक्शे के साथ, मकान है तो मकान, जमीन है तो जमीन का नक्शा, उसके दाईं तरफ क्या है, बाईं तरफ क्या है, सामने कितने फीट का रोड है, क्या क्या उसको कॉलोनी के अंदर में कितने फीट की ज़मीन है, कौन सा पार्क दिया हुआ है, कहाँ पर कौन सा स्टेबिलिटी क्या होगी, पानी के कनेक्शन कहाँ है, नल का कनेक्शन कहाँ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप मकान खरीद रहे हो तो उन सब में उनका उल्लेख होता है। और ये सब उल्लेख के बाद क्रेता और विक्रेता सेल डीड तैयार कराते हैं और सेल डीड को जैसा कि मैंने आपको बताया फिर तहसील में जाकर रजिस्टर्ड कराते हैं और रजिस्टर्ड होने के बाद वो रजिस्ट्री आपको मिल जाती है। दूसरा तरीका है दान पत्र यानी गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड के माध्यम से भी आप जमीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। दान पत्र में जमीन का मालिक किसी को उस जमीन का मालिकाना हक दान के रूप में देता है। दान पत्र के जरिए भी लोग अपनी जमीन का हस्तांतरण किसी अन्य को कर सकते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके आने वाली पीढ़ी में कोई देखने वाला नहीं होता, वो लोग अपने जीते जी अपनी संपत्ति को दान पत्र के माध्यम से किसी भी धार्मिक संस्थान को देते हैं। या हो सकता है कि आप अपनी इच्छा से दान करना चाहते हो और आपके पास एक्स्ट्रा संपत्ति है, वो आप किसी मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को, चर्च को दान देना चाहते हैं तो दान पत्र के माध्यम से दे सकते हैं।
आप वसीयत भी कर सकते हैं। और मेरे वरिष्ठ नागरिक अगर मुझे सुन रहे हैं, आज देख रहे हैं, तो कृपया करके आपके रहते रहते आप वसीयत जरूर बना के जाएं। वसीयत विल को कहते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी में किसी तरह का झगड़ा ना हो। अपनी जमीन की वसीयत करने के लिए लोगों को स्टाम्प खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग 100 रुपए के स्टाम्प पर वसीयत टाइप कराते हैं, हालांकि कानून में इसकी जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी सूचना है मेरे वरिष्ठ नागरिकों, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नागरिक होंगे जिन्हें ये पता ही नहीं हो। वसीयत बनाने के लिए किसी भी स्टाम्प की जरूरत नहीं है, किसी भी रजिस्टर करने की आपको उस पर स्टाम्प लेकर के जरूरत नहीं है। एक साधारण पेपर पर आप अपनी वसीयत करवा सकते हैं और आप चाहें तो उसे रजिस्टर्ड करवा लें तो और भी ज़्यादा वो कानूनी दस्तावेज बन जाता है। किसी भी ज़मीन की वसीयत करने के लिए आप याद रखें, आपको स्टाम्प खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे समाज में आपको अननेसेसरी खर्चे करवाते हैं, लेकिन आप याद रखें कि वसीयत के लिए किसी भी स्टाम्प की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी लोग इसको करते हैं। मुझे पता नहीं है क्यों करते हैं, लेकिन आज क्योंकि आप मेडल स्कॉलर से जुड़ चुके हैं तो आज के बाद वसीयत में किसी स्टाम्प की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता हो गया। अब बात करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की, यानी संपत्ति का हस्तांतरण का चौथा डॉक्यूमेंट है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी से भी आप संपत्ति को बेच सकते हैं। यह दस्तावेज 100 रुपए के स्टाम्प पर तैयार किया जाता है। विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं कि पावर ऑफ अटॉर्नी में स्टाम्प लगता है तो वसीयत में नहीं लगता है। कोई भी आदमी अपनी पावर को किसी दूसरे आदमी को इसी के साथ ट्रांसफर करता है। यानी ये हो सकता है कि आप किसी दूसरे शहर में रहते हो तो आप जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मालिकाना हक किसी को भी दे सकते हैं। वो आदमी आपकी जमीन को बेच सकता है, तो वो रजिस्ट्री करने के लिए उस शहर में उपलब्ध है। तो आप अगर विदेश में रहते हैं, मान लो अमेरिका में आप हैं, भारत में आपकी संपत्ति है और आप चाहते हैं कि आपको अमेरिका से बेचने के लिए भारत में आना पड़े, तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के नाम पे देके जाते हैं। वो व्यक्ति आपके मार्फत आपकी जमीन को बेच देता है और आपको पैसे ट्रांसफर करता है। तो विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, हमने 4 तरीके से आपको बताया। एक तो आप बैनामा सेल डीड यानी रजिस्ट्री करा के जमीन का ट्रांसफर कर सकते हैं। एक गिफ्ट डीड यानी दान के माध्यम से आप जमीन ट्रांसफर कर सकते हैं। वसीयत के माध्यम से आप जमीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। और चौथा हमने चर्चा की है पावर ऑफ अटॉर्नी यानी संपत्ति का हस्तांतरण का चौथा डॉक्यूमेंट है, जिसे 100 रुपए के स्टाम्प पर तैयार किया जाता है। कोई भी आदमी अपनी पावर को किसी दूसरे आदमी को इसी के सहारे ट्रांसफर करता है। साथियों, अब बात करते हैं हम इकरारनामा की, यानी बैनामा कराने से पहले, सेल डीड कराने से पहले इकरारनामा होता है। और वो क्या होता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, काफी फायदेमंद साबित होता है इकरारनामा। क्या होता है, देखते हैं। बैनामा कराने से पहले कानून में इकरारनामा का प्रावधान है, यानी जब भी आप रजिस्ट्री कराएंगे उससे पहले 2 पार्टियों के बीच में इकरारनामा होता है, यानी सहमति होती है कि मैं जमीन बेचना चाहता हूं और खरीददार खरीदना चाहता है। तो इन दोनों के बीच में एक तरह से इकरारनामा मतलब एग्रीमेंट होता है। सेल डीड करने से पहले एग्रीमेंट आप करते हैं किसी भी पार्टी के साथ कि पेमेंट किस तरह से दिया जाएगा, कितना कैश में होगा, कितना आप बैंक में ट्रांसफर करेंगे और कंडीशन क्या होगी रजिस्ट्री की, इकरारनामा कराया जाता है। तो इस इकरारनामा को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको देखते हैं। इसका उपयोग करके लोग तमाम झंझटों से बच जाते हैं। यह लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। इकरारनामा के तहत क्रेता विक्रेता जमीन बिक्री का एक एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, जिस एग्रीमेंट में क्रेता और विक्रेता की सहमति होती है, यानी बेचने वाले की और खरीदार की दोनों की सहमति होती है। इससे वह जानकारी खोली जाती है जिसके आधार पर क्रेता जमीन खरीदने और विक्रेता जमीन बेचने को तैयार हुआ है। यानी इसमें सारी शर्तें लिखी होती हैं कि किन शर्तों पर जमीन का सौदा होगा। इस एग्रीमेंट में जमीन की मार्केट वैल्यू का 2.5% स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। याद रखिए विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, जो भी इकरारनामा आप करेंगे उसमें 2.5% की स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। हालांकि बैनामा के समय एग्रीमेंट में खरीदे गए स्टाम्प कम कर दिए जाते हैं। बहुत बड़ी सूचना मैं आज आपको दे रहा हूं। बहुत सारे लोग आपको एग्रीमेंट कराने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि 2.5% आपका लग जाएगा प्रॉपर्टी का, आप एग्रीमेंट छोड़ दीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपको नुकसान नहीं करता है। ये 2.5% एडजस्ट हो जाता है रजिस्ट्री के समय। जब आप रजिस्ट्री कराएंगे उस समय ये 2.5% आपको वापस से नहीं देना पड़ेगा। यानी रजिस्ट्री की जो कॉस्ट लगेगी उसमें से ये 2.5%, 2.5% जो आज आपने एग्रीमेंट के रूप में दिया है वो कम हो जाता है।
बहुत सारे ऐसे समाज के धोखेबाज होते हैं जो इकरारनामा कराने से आपको रोकेंगे। वो कहेंगे कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपका कानूनी अधिकार बनता है। जब विवाद होगा रजिस्ट्री कराने से, पैसे देने के बाद जब रजिस्ट्री कराने से वो मना कर देगा, उस समय आपको यही एग्रीमेंट काम आएगा उस पर दबाव डालने के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए। इसलिए मेडल स्कॉलर की टीम हमेशा आपको कहती है जब भी आप मकान बेचें या खरीदें, हमेशा इकरारनामा जरूर करें, क्योंकि 2.5% जो आज वैल्यू लग रही है वो रजिस्ट्री कराते समय आपकी नहीं लगेगी। यही कारण है कि लोग भ्रमित होते हैं, लोगों को सही डायरेक्शन पता नहीं होती है और वही उसे नुकसान उठाना पड़ता है। होता यह है कि अगर आपको कोई धोखाधड़ी के शिकार हो गए या आपको पैसा देने के बाद भी उसने रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। वर्बल बातें होती हैं कि मैं बेच रहा हूं, आप खरीद रहे हैं, ठीक है आप एडवांस दे दीजिए। एडवांस एक सिंपल पेपर पे आपने लिखवा लिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इकरारनामा करिए, प्रॉपर इकरारनामा करने पर 2.5% की आपकी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, लेकिन वो स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री के समय कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जमीन के स्टाम्प खरीद में एग्रीमेंट के 2.5%, 2.5% वाले स्टाम्प भी जुड़ जाते हैं। जब आप स्टाम्प खरीदेंगे तो ये जो एग्रीमेंट के स्टाम्प हैं ये उससे माइनस हो जाते हैं, यानी उसमें जुड़ जाते हैं। मान लो आपको 25,000 के स्टाम्प खरीदने हैं और 2.5% के स्टाम्प आपने पहले ही खरीद रखे हैं, तो 25,000 में से 2.5% कम हो जाएंगे। इसलिए ये कोई नुकसान का सौदा नहीं है। हमेशा अपनी प्रॉपर्टी बेचते समय, खरीदते समय आपको इकरारनामा जरूर करना होगा। आज के बाद जब भी आप सौदा करेंगे तो पहले एग्रीमेंट करेंगे, उसके बाद ही सील डीड की तरफ जाएंगे। तो आप याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए भी उतना ही जरूरी है, मेरे प्यारे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी जरूरी है। अगर उनसे कोई मिलता है समाज में तो उनको जरूर गाइड करिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने सशक्त हो जाएंगे कि आपके पास सारी नॉलेज होगी। क्या यह है रजिस्ट्री की प्रक्रिया? क्या प्रक्रिया से गुजरता है जब रजिस्ट्री होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले संपत्ति या जमीन की मार्केट वैल्यू निर्धारित की जाती है। इसके बाद स्टाम्प खरीदे जाते हैं, यानी सबसे पहले तय की जाती है कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। अगर मान लो आप ज़्यादा रजिस्ट्री पे पैसा नहीं देना चाहते हैं तो लोग डीएलसी रेट से रजिस्ट्री कराते हैं, यानी सरकारी रेट जो उस जगह की होगी उससे कम आप कॉस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। उतनी कॉस्ट तो आपको रजिस्ट्री के समय देनी ही पड़ेगी, उतनी स्टाम्प ड्यूटी आपको देनी ही पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअल प्राइस पर रजिस्ट्री कराते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जितनी प्राइस चल रही है उस प्राइस पर मैं रजिस्ट्री दूंगा। आज थोड़ा पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली पेमेंट बैंक का जो ट्रांसफर होता है, कभी कभी होता यह है कि लोग कैश में ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तो वहां पर तो आप वैल्यू कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से बैंक में पैसा दे रहे हैं तो जितना ट्रांजैक्शन आपने किया है उतनी ही जमीन की वैल्यू आपको उसमें दर्शानी होगी रजिस्ट्री के समय। तो इसके बाद स्टाम्प पेपर खरीदे जाते हैं। स्टाम्प पेपर खरीदने के बाद रजिस्ट्री से पहले इस स्टाम्प पेपर पर ही बैनामा टाइप कराया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी जमीन के मालिक के लिए मालिकाना सबूत के तौर पर होती है, यानी स्टाम्प ड्यूटी जब आप पे करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप उस जमीन के मालिक हो गए हैं जिसकी स्टाम्प ड्यूटी आपने पे की है। बैनामा के दौरान जमीन की खरीद बिक्री के लिए वर्तमान मालिक और खरीदने वाले व्यक्ति की सारी जानकारी दर्ज की जाती है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री कराई जाती है। मैंने आपको बताया था। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट होते हैं, एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होता है और उसके बाद की जाती है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री में 2 गवाह की जरूरत पड़ती है। इसके फोटो, आईडी और हस्ताक्षर बैनामे में शामिल किए जाते हैं। जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज के साथ दोनों पार्टियों की पहचान संबंधी कागजात भी दिए जाते हैं, यानी जो क्रेता है और विक्रेता है दोनों के पहचान संबंधी दस्तावेज भी उसमें शामिल होते हैं। रजिस्ट्री के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय में एक पर्ची मिलती है। विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, अब आपके लिए बहुत जरूरी सूचना है, ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्री के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय से एक पर्ची निकलती है जो काफी मायने रखती है। हमेशा इस पर्ची को संभाल कर रखना चाहिए। उसमें पूरा आपका जो रजिस्ट्री के स्टाम्प ड्यूटी जो आपने खर्चा किया है, जो वैल्यू दी है, उसकी रसीद होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर्ची मिलने का मतलब रजिस्ट्री पूरी हो गई है, अब खरीदार को संबंधित खरीदी हुई जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। तो ये बात हुई जो मैंने रजिस्ट्री की प्रक्रिया से आपको बताई। विद्यार्थियों, साथियों और सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, ये ऐसे पॉइंट होते हैं जिनमें हम रजिस्ट्री जब कराने जाते हैं तो सामने वाली पार्टी की सुनते हैं जो बेच रहा है। आपको सुनना नहीं है, आपके अधिकारों के बारे में जागरूक रहना है, क्योंकि पैसा आपका लग रहा है, पॉकेट आपकी खाली हो रही है। सही सौदा हो, सही जगह पर हो और सही दस्तावेज बने, इसकी जिम्मेदारी क्रेता की ज़्यादा होती है। साथियों, ये वाला वीडियो आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और परिवारों के बीच में।
होता यह है कि जब भी हम कोई ऐसा वीडियो या कोई भी अननेसेसरी वीडियो शेयर करते हैं तो उसका कोई भी फायदा हमारे परिवारों को नहीं मिलता है। लेकिन अगर अच्छी जानकारी का वीडियो आप सामने वाले को भेजते हैं तो आपके बारे में वो शुभचिंतक के रूप में सोचता है कि कितनी अच्छी बात उन्होंने मुझे बताई, आज उनकी वजह से ये बात मैं जान पाया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा संदेश। विद्यार्थियों, यूट्यूब पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। आप अगर हमें करते हैं सब्सक्राइब तो आपको बहुत सारे इसके फायदे हो सकते हैं। एक तो आप खबरों की भीड़ से बचे रहेंगे, आपको वही खबर मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में मदद करती है, और ऐसा कोई ज़रूरी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं। शाम को आप काम में व्यस्त रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप बाहर काम करते हैं और आप उन्हीं मुद्दों को केवल पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं जो आपसे जुड़े हैं और आपकी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हैं, तो मेडल स्कॉलर आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि इस चैनल पर कोई भी कोर्स बेचा नहीं जाता, किसी तरह का बिजनेस नहीं किया जाता। यही कारण है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के बाद आपको अपने लाडले या लाडलों की पढ़ाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, साथ ही यूजीसी नेट की और एसएससी ट्रांसलेटर और आईआईटी के नॉन एकेडमिक स्टाफ की, हिंदी व्याकरण को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छे से हमने समास, उपसर्ग, अलंकार आदि को पढ़ाया है। एक बार आपके घर में जो भी विद्यार्थी हैं वो जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। साथ ही जो पेंशनर्स हैं उनके लिए हम हर एक टॉपिक को कवर करते हैं, जिससे होता यह है कि अगर वो दिन भर में कहीं भी उनको कोई न्यूज़ नहीं मिलती, सपोर्ट नहीं मिलता, तो हमारे चैनल से जुड़ करके वो अपडेट रह सकते हैं अपनी पेंशन के बारे में। तो विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, मेडल स्कॉलर से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं। इसीलिए आज ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी जरूरी सूचना आपसे छूटे ना। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।